Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to start the respiration types. So let's move to the classboard. So dear students, we are discussing respiration. And in respiration, we have discussed the basic things, the basic classification. And now we will discuss the types of respiration. The first one is anaerobic. Anaerobic respiration. तो डियर स्टूडेंट्स anaerobic respiration का दूसरा नाम, जी शाबाश, yes, you are right, it is fermentation. It is also called fermentation. Clear? तो हमने इसको डिफाइन भी किया प्रीवियस लेक्चर में anaerobic respiration को, that the type of respiration which occurs in the absence of oxygen is called as anaerobic respiration. So first step जो है, चूंकि वो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है, तो वो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में कॉमन है. क्लियर? और उस स्टेप में डियर स्टूडेंट्स क्या हुआ था, आपको याद है, दैट C6H12O6 means glucose. It is converted into two molecules of C3H4 and O3. तो ये C3H4O3 क्या ना, ये कौन सा केमिकल कंपाउंड है? Yes, you are right, it is pyruvic acid. It is pyruvic acid. Dear students, इसको हम पायरुवेट के नाम से भी जानते हैं. पायरुविक एसिड को पायरुवेट भी कहते हैं. क्लियर? थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है, लेकिन हमारा चूंकि वी आर कंसर्न विद बायोलॉजी, तो हमारे लिए चलेगी. ठीक है, केमिस्ट्री में आप थोड़ा सा इसको आगे देख लीजिएगा. इसमें तो हम यहाँ पर केमिस्ट्री के टर्म्स में नहीं, बल्कि हम बायोलॉजिकल टर्म्स में बात करें, पायरुविक एसिड और पायरुवेट. और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, यानी कि ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू two molecules of pyruvic acid. Glucose is a 6-carbon compound. As you can see, it is converted into two molecules of pyruvic acid, which is a 3-carbon compound. So the pyruvic acid, before entering into the mitochondria, it is converted into 3-carbon compound, and this step is called as glycolysis. और यहाँ पर 2NAD, 2-nicotinamide adenine dinucleotide, they are converted into 2NADH2. Clear? So this, dear students, so this is glycolysis. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, कोई यहाँ पर ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी का कोई चक्कर नहीं है. So that is why it is common in aerobic as well as anaerobic respiration. अब anaerobic respiration और aerobic respiration ये आगे कैसे प्रोसीड करेंगी, ये डिपेंड करेगा कि पायरुविक एसिड के ऊपर. सो द पायरुविक एसिड, द सेल processes pyruvate in 3 ways. तीन तरीकों से सेल जो है वो पायरुवेट को प्रोसेस करता है. किसको? पायरुवेट को आगे प्रोसेस करता है आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस. यानी पायरुवेट बन गया, पायरुविक एसिड बन गया, अब सेल इसको 3 तरीके से आगे प्रोसेस करेगा. बाय लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, नंबर 1, lactic acid fermentation. Number 2, the alcoholic fermentation. Or number 3, aerobic
रेस्पिरेशन। तो ये 3 तरीके हैं जिसके जरिए सेल पायरुवेट को आगे प्रोसेस करेगा। इसमें जो पहले 2 हैं यानी कि लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, द फर्स्ट 2 जो यहां पर मेंशन है, द फर्स्ट 2 occur in the absence of oxygen, do not require oxygen, and the third one यानी कि aerobic respiration requires oxygen, by which glucose is converted into carbon dioxide and water and energy। ठीक, तो ये कंप्लीट आगे प्रोसेस है, लेकिन ये जो सी मुकम्मल रेस्पिरेशन है, मुकम्मल तौर पर इसका जो ब्रेकडाउन है, इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन एंड दैट इज टर्म्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। तो चलिए अब आगे मूव करते हैं कि अब जो प्रिवेलिंग कंडीशंस हैं और सेल टाइप उसके बिहाफ के ऊपर जो फर्मेंटेशन है वो 2 तरह की है। ठीक है, मीन्स कि एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, now the types of fermentation means anaerobic respiration. The first one is lactic acid fermentation. तो डियर स्टूडेंट्स, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इसमें क्या होगा, द पायरुवेट is converted into lactate। लैक्टेट भी इसको कहते हैं, जैसे पायरुविक एसिड को पायरुवेट, इसको लैक्टेट भी कहते हैं। और लैक्टिक एसिड बाय बैक्टीरिया, लाइक लैक्टोबैसिलस। तो यही प्रोसेस तो है वो दही जमाने का। घर में मम्मी जो दही जमाती हैं तो उसमें वो जो दही डाला जाता है उसके अंदर ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, जो कि मिल्क को वो उसमें जो है वो दही के अंदर यानी योगर्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है इसकी हम इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, फिर आगे मूव करेंगे। So 2 molecules of C3, H4 and O3. So what is this? Pyruvic acid or pyruvate. They are converted into 2 molecules of lactate, C3, H6 and O3. So this is lactic acid, yeah, and this is pyruvic acid, clear? And here 2NADH are converted into 2NAD, clear? तो यहाँ से जो हाइड्रोजन रिमूव होती है वो दो हाइड्रोजन इन दोनों मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो जाएंगी। तो यहाँ पर 4 था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। So it becomes lactic acid, pyruvic acid to lactic acid और pyruvate to lactate। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है स्टूडेंट्स, इस लैक्टिक एसिड की?
फर्मेंटेशन। तो याद रखिएगा कि ये प्रोसेस जो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन यानी कि पायरुवेट टू लैक्टेट ये कन्वर्ट हो रहा है। ये कहाँ कहाँ पर हो रहा है? नंबर 1, द लैक्टेट फॉर्मेशन अकर्स, अगर हम ह्यूमंस की बात करें, इन द मसल्स, हमारे मसल्स में होता है। और कौन से मसल्स? ये एमसीक्यू उसके लिए मार्क कर लें प्लीज। स्केलेटल, द स्केलेटल मसल्स, ठीक है, उनके अंदर होता है। लेट्स सपोज कि हम काफ़ी अरसे से जिम नहीं गए या हमने एक्सरसाइज नहीं की, तो जब पहले दिन जाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें क्या होता है, चूंकि मसल्स के अंदर जो मायोग्लोबिन होती है वो लिमिटेड है, हमारी बॉडी अभी यूज टू नहीं हुई, तो क्या होगा कि जब हम थोड़ी सी हैवी एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे तो मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, लेकिन उसके बावजूद आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि द मसल्स विल शिफ्ट टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, मतलब कि वो क्या करेगी, पायरुवेट को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेगी और थोड़ी बहुत उससे जो एनर्जी हार्वेस्ट हो रही है वो आपको प्रोवाइड कर देगी। लेकिन उसके नतीजे में क्या होगा, मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा, फिर इट लीड्स टू मसल एक, मसल एक। तो जिसको हम कहते हैं, वापस आते हैं जब हमारी बॉडी थोड़े कूल डाउन होती है एक्सरसाइज के बाद, हम कहते हैं खलियाँ पड़ गई हैं, ठीक है, पेनफुल होती है ये, तो पेन ऐसे गिल्टियर से बन जाती हैं। सो दैट इज एक्चुअली द मसल एक ड्यू टू लैक्टेट फॉर्मेशन, इक्यूमुलेट हो जाती है वहाँ पर, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होती है, वो बात का इश्यूज है। या फिर इन अदर एनिमल्स ड्यूरिंग स्प्रिंटिंग, खास तौर पर स्प्रिंटिंग में, यदि बहुत तेज दौड़ रहे हैं और बहुत तेज दौड़ने के लिए जो स्केलेटल मसल्स जो उनको मूव करवा रहे हैं बहुत तेज, तो ऑक्सीजन जो है वो कम अंदर जो मसल्स तक पहुंच रही है, तो उनके अंदर भी ये लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है। और तीसरा डियर स्टूडेंट्स, इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क टू योगर्ट, ठीक है, वहां पर भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इस्तेमाल हो रही होती है। और दूसरी जो टाइप है फर्मेंटेशन की, दैट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है, नाम से जाहिर कि इसमें क्या बनेगा, अल्कोहल, किससे, पायरुविक एसिड। सो इन प्रिमिटिव सेल्स, in the primitive cells, means some prokaryotes and yeast क्या, yeast का, it is a fungus, clear, it is a unicellular fungus। आप चैप्टर नंबर 8 में डिटेल से पढ़ के आ चुके हैं, यूनिसेलुलर फंगस है, ठीक है, जो कौन से ग्रुप से ताल्लुक रखती है, इट बिलोंग्स टू एस्कोमाइकोटा, ठीक है, एस्कोमाइसीड्स में शामिल है। सो यीस्ट जो कि आमतौर पर बडिंग के जरिए रिप्रोड्यूस करती है आमतौर पर। सो इट्स अ यूनिसेलुलर नॉन हाइफल फंगस, ठीक है, इसके हाइफी नहीं होते, आपको पढ़ाया गया था चैप्टर नंबर 8 में डिटेल से। सो इन प्रिमिटिव सेल्स, सम प्रिमिटिव सेल्स एंड यीस्ट, द पायरुविक acid means the pyruvate is converted into ethyl alcohol और ethanol जिसको कहते हैं, and carbon dioxide is released and CO2 is released। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये आमतौर पर जो बेवरेजेस हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस जो बनाए जाते हैं वहाँ पर, यानी कि ऐसे ममालिक जहाँ पर शराब को जो हराम नहीं समझा जाता, जो कि हराम है एक्चुअली अकॉर्डिंग टू आवर दीन इस्लाम, सो उसके हिसाब से ये बिल्कुल हराम है। द रीज़न इज़ मेडिकल साइंस भी प्रूव करती है कि ये हमारी बॉडी के लिए इंतहाई मुज़र है, हमारी मेंटल कैपेसिटीज़ को उसको इफ़ेक्ट करती है, हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इवन के हमारे जो उनसे
जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसको भी इफेक्ट करती है. सो अल्कोहल दैट इज़ व्हाई इट इज़ नॉट इट इज़ अलाउड इन इस्लाम और इट इज़ प्रोहिबिटेड इन इस्लाम. सो ये उसका एंड प्रोडक्ट होता है. तो ऐसे ममालिक जहाँ पर इसको या ऐसे रिलीजन्स जिसमें इसको ऐसा नहीं समझा जाता, तो वो वहाँ पर आपको पता है कि वहाँ पर ये कॉमन चीज़ है और वहाँ पर इसी प्रोसेस के ज़रिए ये बनवाया जाता है. तो ना सिर्फ ये बल्कि हम जो मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि ये वाइन पीने के लिए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करवाई जा रही है. इसके अलावा आपको पता है कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ में चूँकि केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि जो अल्कोहल्स हैं ये बहुत सारे और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रॉ मटेरियल के तौर पर, जो स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं, तो उनमें भी इसको ऐसे प्रोसेस करवाया जाता है. क्लियर? सो द इक्वेशन is 2 molecules of C3H4O3, that is pyruvate. This मैं यहाँ पे 2 क्यों लिख रहा हूँ, इसके साथ 2 क्यों लगा रहा हूँ? यस यू आर राइट, बिकॉज कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट बन रहे हैं, तो हम उन्हीं 2 पायरुवेट्स को आगे प्रोसेस करवा रहे हैं. ठीक है. सो दीज 2 पायरुवेट्स यहाँ पर मैं मेंशन कर दूं बैक्टीरिया आमतौर पर. ठीक है, बैक्टीरिया एंड द मसल सेल्स. और यहाँ पर यीस्ट मीन्स द फंगस, यूनिसेलुलर नॉन हाइफल फंगस. अगेन यहाँ पर 2 NADH, they are converted into 2 NAD. निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ये हम पहले से भी पढ़ चुके हैं. ठीक है, ये आमतौर पर कोएंजाइम के तौर पर रिएक्ट कर रहा होता है. और यहाँ पर ये एज यू कैन सी, तो यहाँ पर ये क्या बनवाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5OH, दैट इज इथेनॉल, plus 2 molecules of carbon dioxide, they are formed. Clear? So this is called as alcoholic fermentation. और इसकी इंपॉर्टेंस आपको बता दी मैंने. अब स्टूडेंट्स एक चार्ट के जरिए भी आपको ये समझाऊंगा कि वो किस तरह से पायरुवेट जो आगे जो है वो प्रोसेस होता है. सो ओवर हियर this is pyruvate. तो सेल इसको किस तरह से प्रोसेस कर सकता है. नंबर 1 is by converting into acetyl CoA, and then this acetyl CoA enters into a cycle which is called as Krebs cycle. So this is Krebs cycle. So इस तरह से, और यहाँ पर NAD, it is converted into NADH, and over here the oxygen is converted into water molecule. So this is actually the aerobic respiration. This is aerobic respiration. Clear? और आप इसमें देख सकते हैं एक तो वाटर बन रहा है, साथ में इधर से
क्रेब्स साइकिल के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी। एक तो ये तरीका प्रोसेस करने का है। दूसरा तरीका क्या है प्रोसेस करने का? पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टेट। इट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टेट और लैक्टिक एसिड। क्लियर? और यहाँ पर NADH is converted into NAD. Clear? Or the third way of processing the pyruvate by the cell is first of all by forming acetaldehyde. पहले acetaldehyde बनवाया जाता है। वो किस तरह बनेगा कि जब पायरुवेट में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, CO2 is removed, it will result in acetaldehyde, and then this acetaldehyde is converted into ethyl alcohol or ethanol. Clear? और यहाँ पर NADH is converted into NAD. So dear students, यहाँ पर एक तो इथेनॉल, दूसरा लैक्टेट और तीसरा एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसके नतीजे में एक तो वाटर बना, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी हार्वेस्ट हुई. सो दिस इज वन वे, दिस इज द सेकंड वे एंड दिस इज द थर्ड वे बाय विच. अब यहाँ पर these two they do not require ऑक्सीजन. ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है. ये एनारोबिक रेस्पिरेशन और यहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए. सो दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन. क्लियर? तो इस तरह से आगे प्रोसेस करेगा पायरुवेट जो है. इट इज़ प्रोसेस्ड बाय द सेल इन द थ्री वेज. अब डियर स्टूडेंट्स आगे थोड़ा सा मूव करते हैं. यहाँ पर ये एक चीज़ जहन में रखनी है, चाहे वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन थी या वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. ठीक है, ओनली 2% ऑफ द एनर्जी, इसको एमसीक्यूज के लिए मार्क कर लें प्लीज. 2% एनर्जी इज फॉर्म्ड फ्रॉम glucose in both alcoholic and lactic acid fermentation. Lactic acid fermentation. So 2% एनर्जी यहाँ पर बने की मतलब कि जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा तो उसमें से सिर्फ 2% एनर्जी जो है वो मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ ATP. तो चूंकि आगे चलकर आपको बताऊंगा भी जब ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर्स, तो उसमें सिर्फ फर्स्ट स्टेप में यानी ग्लाइकोलाइसिस में जो 2 ATP बनते हैं वही बस इसके पास मौजूद हैं. यानी कि एज ए नेट जो ATP मिल रहे हैं इसको, वही इनके लिए एनर्जी है. उसके बाद जो एनर्जी है वो हार्वेस्ट करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. सो दैट इज़ वाई इसमें फ्री एनर्जी मिलना मुश्किल है. फ्री एनर्जी यानी कि अच्छी एनर्जी कब मिलती है? ए ग्लूकोज से अप्रॉक्सीमेटली 36 ATPs दैट विल बी ओनली फाउंड जबकि तमाम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो ग्लूकोज के वो टूटेंगे तो उनमें से रिलीज होगी. और वो कब होता है? वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में. क्लियर? नाउ डियर स्टूडेंट्स, the aerobic respiration एरोबिक रेस्पिरेशन जिसको हम डिटेल से अब डिस्कस करने वाले हैं, उससे पहले कुछ चंद बातें इंपॉर्टेंट
जो है उसको हम देख लेते हैं। पहली चीज़ तो ये जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एरोबिक रेस्पिरेशन ये 4 स्टेप्स में होगी। इसके स्टेप्स जो आगे चलकर हमने डिटेल में देखने हैं। 4 स्टेप्स हैं जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। द फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलाइसिस, द सेकंड स्टेप इज ऑक्सीडेशन of pyruvate. The third step is Krebs cycle, and the final step is respiratory chain, which is also known as electron transport chain. अब students in step में the glycolysis it occurs in the cytosol, while all other three, the next three, they occur in the mitochondria. Clear? तो इस वजह से अब पहले थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से थोड़ा सा रिवाइज कर लें। वैसे तो हम चैप्टर नंबर 4 में डिटेल से पढ़ चुके हैं, लेकिन इस टॉपिक में इसको मेंशन किया गया है, सो हम इसको थोड़ा सा देखेंगे, इसकी डिटेल्स को, इसको रिवाइज करेंगे, बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन द एरोबिक रेस्पिरेशन. सो माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें, सो दे आर large filamentous or granular organelles present in both plants and animal cells. Clear? They are covered by external smooth layer or outer layer which is smooth, and internal layer folded inside to form क्रिस्टा और क्रिस्टाई. याद है आपको क्रिस्टाई? ठीक है. और इन विच देयर आर enzymes and coenzymes, enzymes and coenzymes required for oxidation process. Clear? अब जो स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया का असल में काम क्या है, द बेसिक रोल. रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. तो डियर स्टूडेंट्स, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है, हमने पहले बात की थी, वो कौन सा होता है? दैट इज एसिटाइल कोए. क्लियर? और एसिटिक एसिड. सो द माइटोकॉन्ड्रिया
ट्रांसफर्स, ये ट्रांसफर करता है एनर्जी को, किसकी एनर्जी? एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो इसमें पहुंचे हैं टू द बॉन्ड्स ऑफ एटीपी, द बॉन्ड्स ऑफ एटीपी, ये सबसे अहम चीज, टू द बॉन्ड्स ऑफ एटीपी, एटीपी के जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें इसको ट्रांसफर करता है, कहाँ से? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो उसके अंदर एंटर हुए वहाँ से एनर्जी लेगा और उनको एटीपी के बॉन्ड्स जो हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं उसके अंदर ट्रांसफर करेगा। क्लियर? और डियर स्टूडेंट्स, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड, so that's why mitochondria is called powerhouse of the cell, powerhouse of the cell. Clear? और डियर स्टूडेंट्स, अब चूंकि यहाँ पर किसका नाम आ गया? एटीपी का, तो अब थोड़ा सा जिक्र यहाँ पर एटीपी का भी है, ठीक है? तो आइए उसकी तरफ मूव करते हैं अब। सो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका स्ट्रक्चर हम चैप्टर नंबर 2 में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद डमी ड्रॉ कर देता हूं। So as it is a nucleotide, so it consists of a sugar, which is pentose sugar, the ribose, or here the carbon number 1, 2, 3, 4, and 5, CH2. So this is carbon 1. Carbon number 1 के साथ क्या अटैच होता है? Dear students, adenine. Here is attached the adenine. So this is carbon number 1. Here is attached adenine. Which is a purine nitrogenous base. So carbon number 1, 2, 3, 4 and this one is 5. और कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच होते हैं फॉस्फेट्स, P and this one and this one. So this is ATP. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो P है, this P actually stands for entire phosphate. This is phosphate group. और डियर स्टूडेंट्स, जो एनर्जी का जो शिफ्ट होना है, हमने बात की माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जो बॉन्ड्स होते हैं एटीपी के वहाँ पर शिफ्ट करता है। तो वो कौन से बॉन्ड है? तो ये देखिए, ये पहला बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड और ये तीसरा बॉन्ड, जो फॉस्फेट्स के बॉन्ड्स हैं। तो एक्चुअली ये जो दो बॉन्ड्स हैं, सेकंड एंड थर्ड, वहाँ पर जो है एनर्जी को शिफ्ट किया जाता है और इस वजह से इन बॉन्ड्स को हम क्या कहते हैं? टाइल्ड बॉन्ड्स। याद है आपको? दिस आर टाइल्ड बॉन्ड। ये जो ऐसे मद की तरह का बनता है, दिस इज टाइल्ड बॉन्ड। क्लियर? सो दिस इज tiled bond, which is high energy bond. तो डियर स्टूडेंट्स, जब ये टर्मिनल टाइल्ड बॉन्ड टूटेगा, तब ब्रेक डाउन ऑफ टर्मिनल tiled bond
releases energy that is 7.3 kilocalories, मतलब कि 7,300 कैलोरीज। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है। एक टाइल्ड बॉन्ड के टूटने से ये इतनी हमें एनर्जी मिल रही है 7.3 किलो कैलोरीज। अगर जब एक बॉन्ड टूटेगा तो ATP इज कन्वर्टेड इनटू ADP, दूसरा बॉन्ड टूटेगा तो ADP इज कन्वर्टेड इनटू AMP, तो 7.3 किलो कैलोरीज और एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। क्लियर? तो याद रखिएगा ये जो से सेकेंड और थर्ड बॉन्ड, हेयर एनर्जी इज हाई, यहाँ पर हाई एनर्जी है। क्लियर? और ATP आपको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है उसमें ये कि एनर्जी करेंसी है। एक्चुअली ATP is the energy currency in all living organisms। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उनमें एनर्जी की करेंसी क्या चलती है। जैसे हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो हमारे जैसे पाकिस्तान में क्या है, रुपया, ये हमारी करेंसी है। तो सेल के अंदर अगर कोई चीज़ खरीदनी है तो उसमें मतलब कि एनर्जी की चाहिए, तो वो एनर्जी करेंसी क्या है, ATP। क्लियर? यही ये बहुत ही कॉमन सा मॉलिक्यूल है जो कि सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हैं, चाहे वो यूकैरियोट्स हैं, एंड एवरी काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स दे हैव दिस मॉलिक्यूल ATP। और इसके स्ट्रक्चरल डिटेल्स हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? अब ATP के यूजेस क्या 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 हैं, तो यूजेस हमने पहले भी डिस्कस किया था, थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ATP इज यूज्ड इन synthesis of complex compounds, it is used in dark reactions, आपने पढ़ा था वहां पर भी। तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए किसमें, शुगर्स में, तो वहां पर भी इस्तेमाल हुई ATP। इसी तरह से इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। मैं जो लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मेरे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे हैं, तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए जो सबसे प्राइम सोर्स है वो ATP है। इसके बगैर मेरे मसल्स मूव नहीं कर सकते। इसके अलावा नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, ये दोनों टॉपिक्स आप सेकेंड ईयर में डिटेल से पढ़ेंगे। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, यहाँ पर भी ATP चाहिए होती है, ठीक है। और इसी तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपने पढ़ा था। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन बाय यूजिंग ATP। तो वहाँ पर और बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जहाँ पर ATP इस्तेमाल होगी। अब स्टूडेंट्स आगे एक छोटी सी एक इंफॉर्मेशन दी गई है, इन द फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन सबसे पहले मुझे ये बताए है क्या। हम बहुत दफ़ा इसको डिस्कस कर चुके हैं। ऑक्सीडेशन एक्चुअली इट इज़ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना किसी भी कंपाउंड के अंदर, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी कंपाउंड में से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो जाना, दैट इज ऑक्सीडेशन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो डिस्टर्स ये सारे इनमें से कोई भी एक काम हो रहा होगा किसी केमिकल रिएक्शन में, तो उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। अब डिस्टर्स बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन का मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रही है, तो आपको पता है हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो रिडॉक्स रिएक्शंस हो रहे हैं। सो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, एल्गी एंड बैक्टीरिया, लेकिन कौन से बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक की बात हो रही है, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे, ये ऑर्गेनिजम्स
and some chemosynthetic, आपने कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी पढ़े थे, ये भी ऑटोट्रॉफ है, ठीक है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो इनके सेल्स में खुद से ही वो रिडॉक्स रिएक्शन चल रहे हैं। इन सब के अंदर क्या हो रहा है, जो एनर्जी प्रिपरेशन है वो कैसे हो रही है, बाय रिडॉक्स रिएक्शंस, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस इनके अंदर हो रहे हैं और इनको एनर्जी उससे मिल रही है। लेकिन इनके अलावा बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, मींस ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स, इनके अलावा ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स, उनके जो सेल होते हैं, ऑर्गेनिज्म सेल रिक्वायर एनर्जी एंड गेट बाय respiration and get this energy by respiration, जिसको cellular respiration में हम कह रहे हैं, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं इतनी डिटेल से, सो इसको cellular respiration कह रहे हैं, ठीक है। और ये कैसे होगी cellular respiration, या जिसको हम aerobic respiration भी कह रहे हैं, डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा इस बात को कि इट इज़ एक्चुअली ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जो रेस्पिरेशन है ये एक्चुअली ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। बाकी यहाँ पर तो आपने देखा फोटोसिंथेसिस में उनको एनर्जी मिल रही है, एटीपी बन रही है, एवरीथिंग इज डन। यहाँ पर बैक्टीरिया को भी खुद ब खुद वो कीमोसिंथेटिक है या जो फोटोसिंथेटिक है वो भी एनर्जी बना रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शंस के जरिए। लेकिन बाकी इसके अलावा जैसे हम हैं, बाकी तमाम ऑर्गेनिजम्स, उनके जो सेल्स हैं उनको एनर्जी के लिए क्या चाहिए, एनर्जी उनको भी चाहिए, लेकिन वो कैसे मिलेगी उनको, सेलुलर रेस्पिरेशन के ज़रिए। और सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि कौन सी, एरोबिक रेस्पिरेशन, और एरोबिक रेस्पिरेशन दैट इज़ अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन इटसेल्फ, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्योंकि यहाँ पर ये वाला तो बगैर ऑक्सीडेशन के हो गया, लेकिन उसके बाद ये जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये ऑक्सीडेटिव या ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं। क्लियर, ये आगे चलकर हम पढ़ेंगे तो आपको बआसानी ये जो है इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि ये बाकी के सारे के रिएक्शंस ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं। तो ऑक्सीडेशन को इसलिए मैंने डिफाइन भी कर दिया कि ऑक्सीडेशन कहना किसको है, एक किसी भी केमिकल रिएक्शन में या केमिकल कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, या वहाँ से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा हो, या वहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव किया जा रहा हो, इन तीनों कंडीशंस में दैट इज़ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। अब हाइड्रोजन को रिमूव करवाना ये भी ऑक्सीडेशन है, जैसे कि आपके सामने। तो इसके लिए सेल के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, उनको कहते हैं डीहाइड्रोजिनेसिस, डीहाइड्रोजिनेसिस, डीहाइड्रोजन मतलब कि डी का मतलब निकाल देना। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो है इसे डीहाइड्रोजिनेशन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डीहाइड्रोजिनेशन। और करवाएगा कौन, ये एंजाइम्स जिनको हम कहते हैं डीहाइड्रोजिनेसिस। सो दीज आर एंजाइम्स। सो दिस इज हाउ द एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसीड्स। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन के स्टेप्स को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।